नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू कर दी है। सबसे पहले हमने सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर बात की, उसकी अर्थ परिभाषा देखा, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो विशेषताएं हुई वो हमने देखा। सबसे पहले हम सूक्ष्म को क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हमें पढ़नी है, माइक्रो और मैक्रो, दोनों का नेचर पढ़ना है। तो सबसे पहले माइक्रो चल रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख लीजिए। इस सूक्ष्म की दूसरी क्लास है। अगली वीडियो से हम व्यापक अर्थशास्त्र पर जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसका नेचर क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, क्यों आया, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी क्लास है, ये खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में देखेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकता या प्रयोग, यानी यूज एंड नीड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहली बात, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकता या फिर प्रयोग क्या है, दोनों चीजें लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक, मींस एसेंशियल फॉर होल इकोनॉमी। पूरे अर्थव्यवस्था का अगर आपको अध्ययन करना है तो छोटी से छोटी यूनिट का अध्ययन करना पड़ेगा। व्यक्तिगत जो आय है, व्यक्तिगत जो खर्च है, व्यक्तिगत जो उपभोग है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तभी बड़ी अमाउंट का, हम बड़े अमाउंट का पूरी इकोनॉमी का अध्ययन कर सकते हैं। और छोटी जो चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन किस में करते हैं, वो सूक्ष्म में करते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा है, हम भी आपसे बोलते हैं कि 10 रुपये कैसे बना है। 10 रुपये एक एक रुपये जुड़कर बना है। 1 रुपये का, केवल 1 रुपये का तो महत्व नहीं है। अगर 2000 की बात हो रही है तो वहाँ पर 1 रुपये का महत्व तो नहीं है, लेकिन 2000 जो बने हैं वो एक एक रुपये करके ही बने हैं। यही चीज़ ये कह रहा है, ठीक है। इसलिए हम 1 रुपये का महत्व तो नहीं भुला सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक, यानी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उनको खत्म करने में हमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है। आर्थिक समस्याओं में कीमत निर्धारण व वितरण की समस्या प्रमुख है। तो आर्थिक समस्या आप जानते हैं, कीमत कैसे निर्धारित हुआ करे, ये बड़ी समस्या आती है अर्थशास्त्र में, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, किस माध्यम से करें, कितनी कीमत पर करें, इन सभी समस्याओं का हल किसमें होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का होता है। उत्पादन का प्रयोग, प्रत्येक साधन अपने लिए अधिक पारिश्रमिक की मांग करता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक लेबर भी जाएगा ना तो 500 की जगह 700 बोलेगा। फिर वो जानता है कि हमें 600 चाहिए तो वो 700 बोलेगा, 700 चाहिए तो वो 800 बोलेगा, ताकि आप दोनों लोग बार्गेनिंग करें और 600 रुपये उसका फिक्स हो जाए। तो अब ऐसे ऐसे ही आप कह सकते हैं, जो मालिक है वो भी अपना लाभ ज़्यादा चाहता है। ब्याज है, ब्याज किस पे मिलता है, पूंजी। तो जो पूंजी दे रहा है वो भी अपना लाभ ज़्यादा चाहता है, तो ब्याज ज़्यादा बताएगा। तो इन सब समस्याओं को जो अध्ययन होता है हम इसी में करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति के मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार हम आपको बोल चुके हैं। डिमांड एंड सप्लाई का मॉडल इसमें बहुत प्रयोग होता है। इसी के माध्यम से हम हर चीज़ करते हैं, लगभग हर चीज़ करते हैं, ठीक है। ये मॉडल हमें बताता है कि मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारण होता है। यानी एक तरफ मांग की शक्ति जा रही है, पूर्ति की शक्ति जा रही है, आपस में जहां वो इंटरसेक्ट कर देते हैं, जहां कट कर देते हैं, वहीं पे उसी शक्ति, जहां पे शक्तियां दोनों आपस में शून्य हो जाती हैं, लगभग साम्य होती है, उसी को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। और वहीं कीमत निर्धारण का स्थान होता है किसी भी वस्तु का। जहां इन दोनों का संतुलन होता है वहां साम्य की स्थिति होती है। अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हमें साम्य की जानकारी होती है। और एक बार हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि प्रोफेसर शुल्ज भी कहता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, कीमत का, वस्तु की कीमत का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसको कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये हमने बता दिया आपको, ठीक है। हाँ, मतलब ये शायद नहीं बन रहा है, दूसरा पॉइंट बताया था। तीसरा वाला पॉइंट पे आते हैं कि जितनी भी, ये सही बात है कि आर्थिक जो नीति बन रही है ना, वो इंडिविजुअल को ध्यान में रख के सरकार बनाती है। अभी देखिए, इसका ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पॉलिसी बनती है ना तो एक एक व्यक्ति का सरकार ध्यान रखती है कि भैया एक पॉलिसी आ रही पूरे देश में, तो यहाँ से यूपी से कितने लोगों को ध्यान में रखना है। मान लीजिए रोजगार पे आ रहा है तो यूपी में कितने लोग हैं, अच्छा 10,000 हैं। यहाँ पे कितने लोगों को देना है, 5,000 लोगों को। ऐसे 5-5, 10-10 हज़ार, कहीं 20,000, ऐसे करके पूरे राज्य में पता चले 2-3 लाख लोगों को देना है। तो इंडिविजुअल का होता है, ऐसा नहीं रोल नहीं होता हो। सबसे ज़्यादा रोल तो इंडिविजुअल का ही होता है, भले उसका फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखता है, नीति निर्धारण में सरकार को बहुत हेल्प करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी है। इसमें सरकार की आर्थिक नीतियों का अध्ययन इस दृष्टि से किया जाता है कि उनका व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों के कार्यकरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। जैसा हमने आपको बताया,
बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। वस्तुओं की कीमत क्या होगी सरकार निर्धारित करती है, मजदूरी क्या होगी सरकार में, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी जो मजदूरी है, उनका जो रेम्यूनरेशन है, उनको जो पैसा दिया जाता है वो किस प्रकार के होंगे, कितना होगा, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। आर्थिक कल्याण की नीति शर्तों का निरीक्षण, जो आर्थिक कल्याण की नीतियाँ अपनाई गई हैं वो सही हैं कि नहीं है, उन शर्तों का निरीक्षण कौन करता है, इसी के माध्यम से हम कर पाते हैं। अर्थशास्त्री इस माध्यम से करता है, किस माध्यम से, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को देखते हुए। ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक, यूजफुल फॉर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक व्यक्तिगत इकाई है, मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली में एक डिसीजन मेकर है, वही निर्धारित करता है कितना पैसा लगाना है, बजट बनाता है, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेगा, माइक्रो में छोटी छोटी, क्योंकि वो छोटी यूनिट है तो इसी का अध्ययन करके वो सारी चीज़ें समझ जाता है। हम अपने घर पे भी ऐसा करते हैं। वही चीज़ ये बोल रहा है कि डिसीजन मेकिंग, जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत हेल्प करता है, और आप भी करते हैं। आपके पास 5,000 रुपये आता है तो आप डिसीजन लेते हैं, अच्छा 5,000 आया, बाकी कपड़ा लत्ता मेरा हो जाएगा 1,000 में, 2,000 में, अच्छा यहाँ फिर यहाँ पर देना है, ऐसे करके आप कैलकुलेशन करते हैं ना, वही चीज़ ये बता रहा है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशंस तो हैं ही हैं भाई, इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस हर जगह मिलेंगी। देखो मैं कभी कभी कहता हूँ कोई चीज़ें ना मिले, 3-4 चीज़ें जरूर मिलेंगी। अन्य बातें समान रहने पर, मान्यताएं और उसकी सीमाएं, ये जरूर मिलेंगी आपको अर्थशास्त्र में। ठीक है सॉरी, पहला पॉइंट देखते हैं, केवल विशिष्ट कार्यों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ ओनली माइक्रो एक्टिविटीज। पहली कमी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, विशिष्ट जो एकल हैं, इकाई वाली हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अगर रोजगार सिद्धांत का अध्ययन अगर करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जाना पड़ेगा। यही चीज़ बोल रहा है। अवास्तविक मान्यताएं, अनरियल एजम्पशंस, हाँ कभी कभी ये बोलता है कि अवास्तविक मान्यताओं पर ये निर्धारित है। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए इसे काल्पनिक भी कहा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र केवल पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में ही सही कार्य कर सकता है। ठीक है, जबकि पूर्ण रोजगार की धारणा काल्पनिक है। अगर कोई देश कह रहा ना चिल्ला चिल्ला के, वहां का अर्थशास्त्री, वहां का कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, कोई भी कह रहा हो कि हमारे देश में पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार, बोल दो भाई साहब हमको बेवकूफ मत बनाओ। पूर्ण रोजगार एक कल्पना है। देखो पूर्ण रोजगार अच्छी स्थिति है लेकिन एक कल्पना है। दरअसल एक्चुअली किसी भी देश में पूर्ण रोजगार हो ही नहीं सकता। ठीक है, हर व्यक्ति रोजगार में हो ऐसा नहीं हो सकता है। जो काम करने वाले भी हो ना, वो भी हमेशा रोजगार में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्ण रोजगार नहीं हो सकता। यही चीज बोल रहा है कि कभी कभी हम अनरियल सिचुएशंस को ले लेते हैं, लेकिन इसको मैं अजम्पशन भैया नहीं मानता हूं। क्योंकि आप खुद सोचो ना भाई, 10 लाख में अगर 9,09,980 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है भाई? 20 लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, कौन सी दिक्कत है उसमें, है ना? लेकिन चिंता की बात तब होगी जब 10 लाख में 3 लाख लोगों को काम ना मिले, है ना? तो ऐसा नहीं मानते। लेकिन पूर्ण रोजगार 100% नहीं होता, ये मैं कहना चाह रहा हूं। यही अनरियल अजम्पशन है, इस पॉइंट में कहा गया है। तीसरा है, कुछ आर्थिक समस्याओं के लिए अनुपयुक्त है, अनेबल फॉर, या फिर आप कह सकते हैं यूजलेस फॉर सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बहुत सी आर्थिक जो समस्याएं आती हैं उसमें हेल्प नहीं कर पाता है। जैसे उदाहरण के लिए मौद्रिक नीति हो गई, राजस्व नीति हो गई, औद्योगिक नीति हो गई, आयात निर्यात नीति हो गई। यही कारण कि आज व्यापक अर्थशास्त्र का बोलबाला अधिक हो गया है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ नहीं हो पाती ना। राजस्व नीति आपको अपनानी है ना, तो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे, उससे नहीं निर्धारित करेंगे, फिर पूरे देश को देखेंगे। ठीक है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है। आयात निर्यात की पॉलिसी क्या होगी, औद्योगिक नीति क्या होगी, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज है वो क्या होंगी, रेवेन्यू से रिलेटेड जो राजस्व नीतियां हैं वो क्या होगी, टैक्सेशन क्या होगा, सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, और लास्ट में है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता है। तो इट डज नॉट स्टडी फॉर होल इकोनॉमी। ठीक है, उदाहरण के लिए बचत करना व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो उचित है, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे उपभोग, उत्पादन व रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका मैं अध्ययन एक वीडियो में किया हूं। ठीक है, वो वीडियो आप सर्च करेंगे, उसको बोलते हैं बचत का विरोधाभास। इसमें मैंने वीडियो बनाई है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स। ये गलत चीज़ भी होती है, कीन्स का कहना था, और मेरा भी जब कीन्स को मैंने नहीं पढ़ा था तब भी मेरा अपने में विचार था। मैं सोचा करता था यार जो मैं खर्चा कर रहा हूँ उसी से तो किसी की आय हो रही है। जब किसी से आय हो रही है तो मेरा बचाना, सेविंग करना तो गलत हुआ। फिर मैंने बाद में एनालिसिस किया, नहीं सेविंग करना गलत नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सेविंग कर लेना या कंजूसी करना वो गलत हुआ। सेविंग करिए, आप 100 रुपये आप कमाते हैं, उसमें से
₹80 खर्च करिए, ₹10 बचा के रख लीजिए, या ₹70 खर्चा करिए, ₹20 बचा के रख लीजिए, और ₹10 में अपने मौज के लिए कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ₹30 बचा लीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, केन्स ने कहा कि इंडिविजुअल अगर बचत करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हजारों लोग, लाखों लोग अगर बचत करने लगेंगे, अपने पास रखने लगेंगे, वो भी बैंक में नहीं डालेंगे, अपने घर पे रख देंगे, उसका कोई काम भी नहीं है, तो फिर अर्थव्यवस्था का जी स्थिति वो डामाडोल हो जाएगी भैया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। यही चीज़ ये बोला गया है। वो वीडियो आप सर्च करिए, बचत का विरोधाभास किसे कहते हैं, या पैराडॉक्स ऑफ व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स, मेरा आपको वीडियो मिल जाएगा ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स से, उसमें लिखा होगा, और अच्छे से मैंने उसको समझाया एग्जाम्पल के साथ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगली वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, उसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, सारी चीज़ें उस पर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।